तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। क्योंकि आपको अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो चलिए हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे, लगभग 150 प्लस क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कथन 2, भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में कार्बन का प्रतिशत लगभग 0.02% होता है, बिल्कुल सही है, आपका दोनों सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। कथन एक है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, गलत। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। कथन 2, आयनिक यौगिकों के विलयन एवं गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, बिल्कुल सही है, तो आपका केवल 2 सही है, ठीक। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। तीसरा में बोला कि कथन एक और है अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक होते हैं, गलत। जो कार्बन यौगिक होते हैं अक्सर देखे जाते हैं कुचालक ही होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट है कि वो चालक होता है, ठीक है। कार्बन यौगिक का गलनांक या क्वथनांक आयनिक यौगिकों से अधिक होता है, नहीं, कम होता है, तो दोनों गलत हो गया, ठीक है ना। कथन 3 है कार्बनिक यौगिकों के परमाणुओं के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। कथन 3 है जैसे कि आप लोग ग्लूकोज देखते हैं कार्बन यौगिक है, उसमें क्या हाँ कोई बल है, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि कार्बन यौगिकों के आबंधन से आयनों की उत्पत्ति नहीं होती है, तो बिल्कुल सही है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, बिल्कुल सही है, तो कथन दोनों सही है। कार्बन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, ठीक है। कथन 6 बोला है कि कथनों पर विचार करें। एक और है कि उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति से तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझी जाती है, बिल्कुल सही है। कार्बन को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त या त्याग करने पड़ते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका 6 होता है, ठीक है। परमाणु संख्या 6 होता है, तो या तो 10 में पहुंचने के लिए, क्योंकि 10 में आपको पता है कौन है, तो 10 में पहुंचने के लिए या तो 4 देना पड़ेगा, नहीं तो 2 में आपको पता है हीलियम है, हीलियम, और ये 10 में नियोन है, और ये हीलियम है। तो हीलियम में जाने के लिए 4 देना, या तो 4 दे या तो 4 ले, ठीक है। तो ये है आपका, तो 4 इधर जाए 4 इधर जाए, कोई बात नहीं, या तो उसको लेना पड़ेगा या नहीं तो देना पड़ेगा। हीलियम में जाएगा तो 4 देना पड़ेगा, और नियोन में जाएगा तो 4 लेना पड़ेगा, तो यही बात कर रहे हैं, तो दोनों सही है, ठीक है। नीचे दिए कथन पर विचार करें। कथन 1, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C-4 आयन बनाता है, सही है कि जब प्राप्त करता है, जब कोई प्राप्त करता है तो उसमें माइनस आता है, लेकिन यही जब छोड़ता है तो प्लस आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग करा तो उसमें आयन बन गया, तो दोनों सही है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि स्थिर नहीं होता है, ठीक है, ये बोला है। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। कथन 1, कार्बन यौगिकों में परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, नहीं कुचालक होते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो आपका एक कौल है। 9 बोला है कि कथन पर विचार करें। कथन 1, कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, बिल्कुल सही है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। अगला है कि कार्बन आयन के रूप में प्राय क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन खोना या पाना ऊर्जात्मक रूप से कठिन है, इसलिए नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नीचे दिए कथनों पर विचार करें। बोला है कि कथन 1, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर स्थित -4 आयन आसानी से बना सकता है, गलत। 4 अतिरिक्त आसानी से बोला है ना, जो कि कठिन है, ठीक है, तो ये गलत हो गया है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण कर कार्बन के लिए कठिन है, क्योंकि इसके नाभिक में केवल 6 प्रोटॉन होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आपका ये एक गलत हो गया, 2 वाला सही है, ठीक। बोला है कि नीचे कथन विचार गए। कार्बन एक परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आयनिक बंध बनता है, गलत। क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। देखिए मैंने ना इस चैप्टर से ना आपका पूरा जो कार्बन यौगिक का जो चैप्टर है ना वो खत्म हो जाएगा, और भी इतना बढ़िया से खत्म होगा ना कि आप दोबारा कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं, ठीक है। बोला है कि नीचे दिए कथन विचार करें। कार्बन एक यौगिक के निर्माण से पहले इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है, गलत। साझेदारी करते हैं, स्थानांतरण नहीं करता है, ठीक है। कथन 2, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक, बिल्कुल सही है, तो केवल 2 सही है, ठीक है। फिर इसका विचार करना है
हाइड्रोजन के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन को का स्थानांतरण करके H2 अणु बनाते हैं, गलत, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। हाइड्रोजन अणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, बिल्कुल सही है, तो कथन 2 सही है। फिर विचार करना है कि क्लोरीन द्विपरमाणु अणु Cl2 के रूप में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है, बिल्कुल सही, दोनों सही है, ठीक है। इसका भी विचार करना है कि बोला है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है, ठीक, क्योंकि 8 में है और 10 में जाने के लिए 10 में नियॉन है, तो इसको पाने के लिए 2 ही तो चाहिए ना, तो वो 2 प्राप्त करने के लिए तो -2 हो जाएगा उसमें, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच दोहरा बंध होता है, बिल्कुल सही है। दोहरा बंध 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की आधार से बनता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ठीक। मिलान कीजिए, बोला है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच क्या होता है, त्रिक बंध होता है, सही है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच दोहरा बंध होता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच क्या होता है, एकल बंध होता है, बिल्कुल सही है, तो आपका सही हो जाएगा ये सब, तो याद रखिएगा। वैसे भी मिलान है सब। निम्न में से किस तत्व में अपने ही परमाणु के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, तो कार्बन में, क्योंकि आपको पता है ना, कार्बन कार्बन जुड़ के बहुत एक जंजीर की तरह बना लेता है, ठीक है। कार्बन में अपने ही परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कैटेनेशन बोलते हैं, श्रृंखलन, ये बहुत पूछता है, ठीक है। कार्बन केवल एकल अबंध द्वारा ही लंबी श्रृंखला बना सकता है, गलत, द्वि और त्रिक बंध भी बना सकता है। कार्बन सीधी शाखित तथा वलय संरचना बना सकती है, तो देखिए आपका 1 सही है और ये 3 सही है, ठीक, 2 वाला गलत है। बोला है कि कार्बन कार्बन अबंध की दृढ़ता कार्बन के छोटे आकार के कारण अधिक होते हैं, बिल्कुल सही है। सिलिकॉन में कैटेनेशन कार्बन से अधिक होता है, नहीं, देखिए सबसे ज़्यादा कैटेनेशन कार्बन में ही होता है। कार्बन में द्विआंतरिक अबंध भी बन सकते हैं, बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 सही है, ठीक। नीचे दिए कथनों पर विचार करें। कार्बन चतुस्संयोजी के होते हैं, चतुस्संयोजी होते हैं, तो बिल्कुल सही है, चतुस्संयोजी होते हैं। कार्बन के सभी यौगिक आयनित प्रकृति के होते हैं, नहीं, सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। कैटेनेशन के कारण कार्बन को अयौगिक बोल 3, ये आपका 1 और 3 सही है, ठीक है। कार्बन 34 संयोजक होते हैं, क्योंकि इसमें 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, बिल्कुल सही है। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजक बंध होता है, बिल्कुल सही है, तो आपका दोनों सही है, ठीक। सहसंयोजक बंध वाले अणुओं से संबंधित कथनों पर विचार करें, ठीक। तो ऐसे अणुओं के भीतर बंध प्रबल होता है, बिल्कुल सही है। ऐसे अणुओं के बीच अंतराणुविक बल प्रबल होता है, नहीं, दुर्बल होता है, ठीक, केवल 1 सही है। सहसंयोजक यौगिकों में गलना के अपवर्तनांक समानता कम होते हैं, ठीक। इनके अणुओं के बीच अंतराणुविक बल दुर्बल होता है, बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण सही व्याख्या कर रहे हैं। बोला कि सहसंयोजक यौगिक समानता विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, तो कथन और कथन कारण दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। नीचे दिए कथन पर विचार करें। बोला कि एक ही हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें दृढ़ त्रिविमीय संरचना बनती है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से एक ही तल में जुड़ा होता है, बिल्कुल सही है, आपका दोनों सही है। बोला है कि कथन 1, ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट में षटकोणीय परतें एक दूसरे के ऊपर विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है, आपका दोनों सही है। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है। संश्लेषित हीरे सामान्यतः आकार में कैसे होते हैं, तो छोटे होते हैं। अब हम लोग को ना छोटा छोटा क्वेश्चन आ गया, अब फटाफट करेंगे। कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, तो यह चतुस्संयोजक होता है, इसमें सहसंयोजक बंध भी होता है, तो दोनों बी और सी हो गया, ठीक। सिलिकॉन जब हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है तो उसमें परमाणु की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो परमाणु संख्या 8 हो जाएगी। सिलिकॉन जब हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है तो वह सामान्यतः होते हैं अति अभिक्रियाशील। नीचे दिए कथन पर विचार करें। कार्बन कार्बन अबंध अत्यधिक प्रबल होता है, हाँ ये तो सही है, कार्बन कार्बन ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे हीरा कितना मजबूत होता है। कार्बन कार्बन अबंध अस्थायी होता है, नहीं, अस्थायी होता है, जैसे कि हीरा देखते हैं, तो आपका बोला है सही ना, तो ये हो जाएगा। नीचे दिए कथन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर तथा क्लोरीन जैसे तत्वों के साथ सहसंयोजक अबंध बनाता है,
दूसरा है कि कार्बन द्वारा बनाए गए अबंध सामान्यतः अत्यंत दुर्बल नहीं होते भाई। कार्बन द्वारा बनाए गए अबंधों की विशेषता उन्हें मजबूत एवं स्थायी बनाए, ये 1 और 3 सही है। ठीक, नीचे दिए कथन पर विचार करें। कथन कार्बन द्वारा बनाए गए अबंधों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, बिल्कुल सही है। कार्बन के अबंध बड़े परमाणुओं के साथ अधिक अस्थायी होते हैं, गलत, दुर्बल होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के मजबूत अबंधों के कारण इन्हें यौगिक की संख्या अत्यधिक है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 है, ठीक, सही है। विचार करना है कि कार्बन द्वारा अन्य तत्वों के साथ बनाए गए अबंध सामान्यतः सहसंयोजक होते हैं, बिल्कुल सही है। सहसंयोजक अबंध इलेक्ट्रॉनों के साधारण से बनते हैं, बिल्कुल सही है। सहसंयोजक अबंधों में आयनों का निर्माण होता है, नहीं, गलत है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 सही है। सिलेन किसके संयोजन से बनता है? तो सिलिकॉन और हाइड्रोजन से। कार्बन में कैटेनेशन सिलिकॉन से अधिक क्यों होता है? तो क्यों होता है? कार्बन का आकार छोटा तथा सीसी अबंध मजबूत होता है, इसलिए। ठीक, कार्बन से बड़ी संख्या में यौगिक बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो चतुर्थ संयोजक एवं श्रृंखलन के कारण। ठीक, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। बोला है कि प्रारंभ में माना जाता था कि कार्बन यौगिक केवल जीवित प्राणियों द्वारा ही निर्मित होता है। ठीक, बिल्कुल सही है। इस धारणा को जीवन शक्ति सिद्धांत भी कहा गया, बिल्कुल सही है। 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनिया साइनाइड से यूरिया का संश्लेषण कर इस सिद्धांत को क्या किया? असत्य किया। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बोलता है कि अमोनिया का संश्लेषण किसने किया था? तो वॉलर ने, याद रखिएगा, तो आपका सी हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन पर चले। यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक यौगिकों से किया गया था, बिल्कुल सही है। इस खोज के बाद भी कार्बनिक रसायन को जीव विज्ञान का भाग माना जाता है, गलत। वॉलर के प्रयोग के बाद कार्बनिक रसायन को रसायन विज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा माना जाता है, जाने लगा, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। बोला है कि कार्बन में उसे विचार करना है। कार्बनिक यौगिक मुख्यतः कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। कार्बन यौगिक की संख्या सीमित है, नहीं, असीमित है। कार्बन की श्रृंखलन क्षमता के कारण असंख्य कार्बनिक यौगिक बनते हैं, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। बोला है कि एथेन का अणु सूत्र क्या होता है? C2H6, बिल्कुल सही है। एथेन में 2 कार्बन परमाणु एकल संयोजक अबंध से जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही है। तो आपका तीनों सही है। बोला है कि एथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एथेन में कार्बन के बीच द्वि अबंध पाया जाता है, गलत, एकल अबंध पाया जाता है, ये गलत हो गया। ठीक, एथेन में केवल एक एकल अबंध नहीं, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। बोला कि एथेन प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, की संयोजकता 4 होती है, बिल्कुल सही है। एथेन में कार्बन का अष्टक पूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। एथेन में हाइड्रोजन द्विसंयोजित नहीं, एक संयोजी होता है ना, तो ये गलत हो गया। 1 और 2 सही है। बोला कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। C3H8 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये सही है आपका। फिर बोला है कि C3H8 में कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल अबंध होता है, बिल्कुल सही है। C3H8 एक असंतृप्त यौगिक है, नहीं, असंतृप्त जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला होते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, तो आपका 1 और 2 सही है। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। बोला C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच द्वि अबंध होता है, बिल्कुल सही है। C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं, ये मैंने बोला ना कि 2 और 3 वाले अबंध वाले असंतृप्त होते हैं, तो ये गलत हो गया। ये भी आपका सही है, बाकी आपका ये और 3 सही है। हम लोग फटाफट करते हैं। अब संतृप्त यौगिकों में केवल एकल अबंध होते हैं, बिल्कुल सही है। असंतृप्त यौगिकों में द्वि या त्रि, बिल्कुल सही है। संतृप्त यौगिकों सामान्यतः अधिक अपक्रियाशील होते हैं, नहीं, गलत, कम होते हैं, ठीक है। तो आपका 1 और 2 सही है। नीचे दिए कथन पर विचार करते हैं। C2H2 को एथाइन कहते हैं, C2H2 को एथाइन कहते हैं, बिल्कुल सही है। C2H2 में दोनों कार्बन परमाणु के बीच त्रिक अबंध होता है, बिल्कुल सही है। तो आपका दोनों सही है। C2 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं, असंतृप्त है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बोला कि नीचे दिए कथन पर विचार करेंगे। एथाइन में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही है। एथाइन में कार्बन की संयोजकता 4 पूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। एथाइन में कार्बन के बीच एकल अबंध नहीं, त्रिअबंध होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बोले नीचे देखिए, त्रिअबंध वाले कार्बनिक यौगिक असंतृप्त कहलाते हैं, तो बिल्कुल सही है। एथाइन संतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है, बिल्कुल सही है। संतृप्त यौगिकों में द्वि और त्रिअबंध नहीं, गलत है, तो आपका 1 और 2 सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो त्रिअबंध सबसे कमजोर होता है, गलत, सबसे मजबूत होता है। एकल अबंध सबसे अधिक अपक्रियाशील होता है, गलत, सबसे कम होता है। त्रिअबंध कुल बंध ऊर्जा के अनुसार सबसे मजबूत होता है, परंतु उसमें उपस्थित पाए अबंधों के कारण वह अधिक अपक्रियाशील होते हैं, तो ये आपका सी सही होगा, ठीक।
समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचनाओं वाले यौगिक कहलाते हैं समायवी, आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का अणु सूत्र क्या है? तो साइक्लोहेक्सेन का अणु सूत्र है आपका C6H12। साइक्लोहेक्सेन किस प्रकार का यौगिक है? तो संतृप्त चक्रीय यौगिक है। निम्न से कौन सा चक्रीय कार्बनिक संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका एथेन है। ठीक। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो C2H6 है। एक या अधिक द्विअबंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं तो एल्कीन कहलाते हैं। एक या अधिक त्रिअबंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्काइन। हाइड्रोकार्बन में केवल कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त C2H4 है। ठीक है। निम्न में से कौन सा हेलो समूह का उदाहरण है? तो हेलो समूह का तो आपको कौन सा होना चाहिए हेलो समूह में? तो आपका क्लोरीन वाला होना चाहिए। ठीक है। फकल बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन सब ये होना चाहिए। ठीक है। आयोडीन ये सब क्या हो जाएंगे? नमक वाले हो जाएंगे, हेलोजन ग्रुप के। ठीक है। OH पर्यायत्मक समूह किस वर्ग से समूह है? तो OH एल्कोहल से है। ठीक है। CHO समूह किस प्रकार के यौगिक से है? तो ये एल्डिहाइड से है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा 10वीं में। C डबल बॉन्ड O समूह मध्य में उपस्थित तो वह कहलाता है कीटोन। COH समूह किस प्रकार का है? तो यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक। सही मिलान चुनिए। तो -OH किसका है? तो ये आपका एल्कोहल का है, बिल्कुल सही है। CHO एल्डिहाइड का है, कार्बोक्सिलिक है, क्लोरीन हैलोजन का है, बिल्कुल ठीक है। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो ऐसे यौगिक जिनका सामान्य सूत्र समान हो और रासायनिक गुण समान हो। ठीक है। तो वो समजातीय श्रेणी हो, सामान्य सूत्र भी समान हो और रासायनिक गुण भी समान हो। ठीक है। कार्बन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है आपका कितना? 12 होता है। ठीक है। क्योंकि 6 होता है उसका, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अक्सर देखे जाते हैं ना कि जिसका सम संख्या में होता है तो उसका द्रव्यमान, अगर जिसका परमाणु संख्या सम संख्या में तो उसका परमाणु द्रव्यमान करने के लिए उसका डायरेक्ट दुगुना कर देते हैं। जैसे 6 है तो उसका 12 हो गया। ठीक। लेकिन किसी किसी में वेरिएशन कर देते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U होता है। इनमें से कौन सा एल्काइन की समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है? तो एल्काइन का तो C2H2 एथाइन होता है। ठीक है। सही सुमेलित करें तो एल्केन CnH2n, ये सूत्र याद कर लेना, बहुत पूछता है। ठीक है। इसमें होता है ये, अगर मैं बोले तो जोड़ो और इसमें छोड़ो। ठीक। इसमें जोड़ो, इसमें छोड़ो, इसमें तोड़ो। इसमें जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, इसमें 2 नहीं जोड़ रहा है यानी छोड़ दे रहा है, और इसमें 2 घटा रहा है यानी तोड़ दे रहा है। तो जोड़ो, छोड़ो, तोड़ो, इस तरह से याद कर सकते हैं। साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होता है? तो साइक्लोपेंटेन का C5H10 होता है। अगला है वायु की आपूर्ति सीमित होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से कैसी ज्वाला प्राप्त होती है? तो इसमें थोड़ा कजली पीली वाला ज्वाला होता है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा काला काला पीला ज्वाला प्राप्त होता है। और हम लोग भाग 2 देखते हैं। ठीक है। तो भाग 2 देख लेते हैं फटाफट। घरों में उपयोग की जाने वाली गैस चूल्हे में वायु के छिद्र क्यों होते हैं? तो ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण बनाकर स्वच्छ नीली ज्वाला पाने के लिए। ठीक है। तो ये है। इनमें से प्रमुख वायु प्रदूषक कौन है? तो ये सभी है। ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का इथेनॉल के साथ अपक्रिया कर उसका रंग क्यों लुप्त कर देता है? तो यह ऑक्सीकरण का होता है। ठीक है। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो B और C के। तो यह भी है, ये भी है। ठीक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? तो A और B के, पैलेडियम और निकल के। वनस्पति तेल सामान्यतः किसका लंबी असंतृप्त श्रृंखला का। संकलन अपक्रिया क्या है? तो यह है 2 अणुओं को मिलाकर एक बड़ा अणु बनना। मीथेन और क्लोरीन की अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? तो प्रतिस्थापन अपक्रिया। मीथेन और क्लोरीन की अपक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है? तो सूर्य के प्रकाश में। बोला है कि CH4Cl2 CH3Cl अपक्रिया में क्या होता है? तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन से होता है। प्रतिस्थापन अपक्रिया सामान्यतः किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन में होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता क्या है? तो इनमें केवल एकल बंध होता है। एथेनॉल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सभी अल्कोहलिक पेयों का महत्वपूर्ण अवयव एथेनॉल है। तो ये आपका दोनों सही है, ठीक है। एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया से क्या बनता है? तो सोडियम एथाक्साइड बनता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में लगभग किस तापमान पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होता है होकर एथिन बनता है? तो किस में होता है एथिन बनता है? तो होता है 170 डिग्री सेल्सियस 443 में। सेल्सियस में पूछे तो 170 और केल्विन में 443 केल्विन। यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकरण होकर क्या बनता है? तो मेथनोइक अम्ल, ठीक, या फॉर्मेल्डिहाइड मेथनॉल। मेथनॉल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो वुड स्पिरिट। पर्याप्त ऑक्सीजन में एथेनॉल के दहन से क्या बनता है? तो CO2 एंड H2O। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एसिटिक अम्ल। कथन 1, खनिजों अम्लों की अपेक्षा कार्बोक्सिलिक अम्ल कमजोर अम्ल होते हैं। खनिज अम्लों की अपेक्षा कार्बोक्सिलिक अम्ल कमजोर होते हैं। एथेनोइक अम्ल ठंडी जलवायु में जम जाता है, इसलिए उसे ग्लेशियक एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो दोनों हो गया। कथन, एथेनोइक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से अपक्रिया कर एस्टर बनाता है और एस्टर सामान्यतः मृदु और सुगंधित गंध वाला होते हैं। तो ये आपका दोनों सही हो जाएगा। एस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया से क्या बनता है? तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ठीक है। साबुन किसके लवणक होते हैं? तो दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। साबुनीकरण में वनस्पति तेल किसके साथ अपक्रिया करके साबुन बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके क्या बनाता है? तो सोडियम एसीटेट तथा जल। एथेनोइक अम्ल क्या बनता है? सोडियम एसीटेट तथा जल। एथेनोइक अम्ल का कार्बनिक एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण बनाता है, याद रखिएगा, ठीक। इस अपक्रिया में बना लवण सोडियम एसीटेट कहलाता है। ये बहुत पूछता है क्या होता है? तो सोडियम एसीटेट होता है। अगला है, मिशेल संरचना का निर्माण कौन करता है? तो साबुन करता है। साबुन के अणु का जलरागे भाग क्या करता है? तो जल से जुड़ाव करता है। साबुन के अणु का जल विरागी भाग क्या करता है? तो तेल ग्रीस से जुड़ता है और वह गंदगी को साफ करता है। अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के। पूछता है कि अस्थायी कठोरता कौन? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अस्थायी कठोरता को किस विधि से दूर किया जाता है? तो उबालने से। अस्थायी कठोरता किसके कारण होते हैं? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट से। कर देखिए यहाँ पे अस्थायी का बात किया तो बाइकार्बोनेट, और अस्थायी का बात किया तो यहाँ पे सल्फेट एवं क्लोराइड, ठीक है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का। साबुन का मुख्य घटक है, ठीक, साबुन का मुख्य घटक है क्या है? तो उच्च वसा अम्ल वाले सोडियम लवण मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या कितने हैं? कार्बन की परमाणु संख्या कितने हैं? तो 6 है। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 17। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7। अमोनियम का अणु सूत्र क्या है? तो NH3। बायोगैस का परमाणु घटक क्या है? तो मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का परमाणु घटक कौन है? प्रमुख घटक तो मीथेन है, CNG का। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 है। दो परमाणु के बीच युग्म से धार से बनने वाला अबंध को क्या कहते हैं? तो सहसंयोजी अबंध कहते हैं। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो षटकोणीय परतदार होती है। हीरे की संरचना चतुष्कोणीय। हीरे में किस प्रकार का अबंध पाया जाता है? तो सहसंयोजी पाया जाता है। कार्बन के किस अपरूप की संरचना फुटबॉल जैसी होती है? तो फुलेरिन की, ठीक। अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा है। कार्बन के परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बनिक यौगिक को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त यौगिक कहा जाता है। कार्बन परमाणुओं के बीच 2 या 3 आबंध वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं असंतृप्त, ठीक। 1828 में अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेडरिक वॉलर ने किया था। एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2 एथेन, तो C2H6 होता है, ठीक है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C3H8 होता है, ठीक है।
आपने पढ़ा होगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो ये सब आप बना लेंगे। एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H2, इसी को हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या करते हैं? तो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन आ गया 4 का, ठीक है, तो C4H10, क्योंकि आपने बोला ना कि इसमें जोड़ो फिर छोड़ो फिर तोड़ो है। पेंटेन का रासायनिक सूत्र क्या है जी? तो पेंटेन का C5, हेक्सेन का तो C6H। अब देखिए इसका क्या है? C6H12, अब +2 कहा था ना, तो वहीं हो गया 14, ठीक है। तो इसे हमने बोला था जोड़ो फिर छोड़ो फिर तोड़ो, ठीक। बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। एल्केन, एल्काइन और एल्काइन का सामान्य सूत्र यही इसी सूत्र में सब बना था। तो CN जो हमने बोला था जोड़ो छोड़ो तोड़ो, तो कहाँ पे है? तो इसी में है, जोड़ो है, ये छोड़ो है और ये तोड़ो है, ठीक है। बाकी इसमें भी गलत है, और इसमें जोड़ रहा है जबकि तोड़ना है, इसमें भी जोड़ रहा है जबकि तोड़ना है। आप पता होना चाहिए, जो मैंने बता दिया जोड़ो छोड़ो तोड़ो, तो उस तरह से सब बन जाएगा। समझाती श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ाने पर गलनांक एवं क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा? बढ़ते हैं, ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर कैसी ज्वाला होती है? तो नीली स्वच्छ। असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर कैसे होती है? तो अत्यधिक धुआंधार पीली। अल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ए और बी दोनों का, पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो निकेल का। वनस्पति तेल में सामान्यतः कार्बन श्रृंखला कैसी होती है? तो लंबी होती है। भोजन पकाने के लिए हम किस प्रकार के अम्लों वाले तेलों का उपयोग करते हैं? तो असंतृप्त वसा अम्लों को। जंतु वसा में मुख्य रूप से कौन सा वसा पाई जाती है? तो संतृप्त वसा। प्रतिस्थापन अपक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का संकलन किससे होता है? तो हाइड्रोकार्बन से। वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एथाइन का। किसे सामान्यतः अल्कोहल कहा जाता है? तो एथनॉल को। आयोडीन टिंचर कफ सिरप टॉनिक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथनॉल को। अल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन। एथनॉल से एथिन बनाने में निर्जलीकरण कारक में कौन कार्य करता है? तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल करता है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो सिरका कहा जाता है। शुद्ध एथनोइक अम्ल का गलनांक लगभग कितना होता है? तो 290। किसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है? तो 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल को। यह जल रहित होता है, ठीक है। मेरे पास है, आप लोग अगर मैं होता ना लाइट आपको दिखाता, मेरे पास डब्बा में है, 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल है। एस्टर का निर्माण किसके अपक्रिया से होता है? तो अम्ल और अल्कोहल की। साबुन मुख्य रूप से किसके? सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बाकी देखने के लिए थैंक यू। और आपको पता है कि अगले क्लास में हम लोग धातु अधातु देखने वाले हैं, ठीक है।